गुड मॉर्निंग। आज बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में और उससे पहले रक्त के बारे में पढ़ा है। अब कोशिका के बारे में जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है फर्स्ट यूनिट में वो है उत्तक। अब उत्तक की जो संरचना है वो क्या है उसके बारे में पूरा बताया गया है, लेकिन अपने जो उत्तक है वो उत्तक जंतु उत्तक के बारे में बताया गया है। अपन सिर्फ एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपने गृह विज्ञान में सिर्फ जंतु उत्तक का वर्गीकरण है पूरा। तो अपन पढ़ते हैं जंतु उत्तक। ठीक है, अब जो जंतु उत्तक है उस जंतु उत्तक में कौन कौन से हैं, प्रत्येक के कितने कितने पार्ट है, उसकी पूरी संरचना क्या है और मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है, उनके कार्य क्या है। तो कार्यों के बारे में और उनके उत्तकों के प्रकारों के बारे में दो चीजें अपने पढ़नी है और ये अपने सिलेबस में निर्धारित है। तो जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले है जंतु उत्तक। अब पहली बात तो ये कि उत्तक कहते हैं किसको है, तो हम पहले उत्तक से परिभाषा शुरू कर लेते हैं। उत्तक है क्या, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब उत्तक कहते हैं किसको है, तो कहते हैं कि उत्तक वो है जैसे समान संरचना और समान कार्यों वाले जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के पूरे समूह को, जो उनका ग्रुप्स होता है, उसको कहते हैं उत्तक। यानी समान संरचना और समान कार्यों वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक। तो उत्तक की परिभाषा होगी समान संरचना एवं समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखो, कोशिकाओं के समूह को उत्तक तो कहा गया। अब ये भी चीज आती है कि उत्तक का अध्ययन जिस शाखा के, यानी जो जीव विज्ञान की जो शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हिंदी में औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोलॉजी। यानी हिस्टोलॉजी या औतिकी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तक का अध्ययन। तो उत्तकों के अध्ययन की शाखा कौन सी है, हिस्टोलॉजी या औतिकी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उत्तक का सबसे पहले प्रयोग किया, तो कहते हैं उत्तक शब्द का प्रयोग वो किया था विशंट ने। विशंट नाम का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, उत्तक शब्द का। जबकि उसकी जो अध्ययन की शाखा है औतिकी यानी हिस्टोलॉजी, इस हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया वो किया था मायर ने। तो दोनों चीजें याद रखनी है, उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, विसेंट ने, जबकि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मायर ने किया था। अब इसकी जो अध्ययन की शाखा है वो क्या कहलाती है, औतिकी। और उत्तक की परिभाषा क्या है, समान संरचना एवं समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। और जब समान संरचना एवं समान कार्यों वाले उत्तकों का समूह हो तो उससे क्या बनेगा, फिर अंग बनेगा। इसका मतलब इसकी उत्पत्ति और इसके जो कार्य है, फंक्शंस हैं, वो समान रहेंगे। अब देखो, जो कि उत्तक है उस उत्तक का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्तक देखो, एक जंतु उत्तक होता है, अगर उत्तक को पूछा जाए तो, और एक होता है पादप उत्तक। ठीक है, एक जंतु उत्तक, दूसरा पादप उत्तक। लेकिन अपने जो सिलेबस है उसमें सिर्फ जंतु उत्तक का वर्गीकरण किया गया है। और जो जंतु उत्तक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, उपकला या एपिथेलियमी, दूसरा
संयोजी तीसरा पेशीय और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। यानी आपके पास जंतु ऊतक को पढ़ना है तो जंतु ऊतक का वापिस जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, वो 4 भागों में किया गया है। पहला उपकला या एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो इस प्रकार अपन बारी बारी से इन चारों ऊतकों का डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इनके देखो विशेष करके तो इनके प्रकार तो हो गए कि 4 प्रकार है, अब इसमें भी अलग अलग होंगे। जैसे उपकला ऊतक कितने प्रकार का है, पेशीय ऊतक वापिस कितने प्रकार का है, संयोजी क्या है, तंत्रिका क्या है और प्रत्येक का कार्य क्या है, तो उनको डिटेल से पढ़ते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर अपन एक एक करके उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। पादप ऊतक को अपने पढ़ना नहीं है, अपने कोर्स में जंतु ऊतक है तो फिर जंतु ऊतक के वापिस उसका वर्गीकरण करेंगे, ये कितने प्रकार के हैं। और जब वर्गीकरण करते हैं तो जंतु ऊतक में पहला आता है एपिथेलियमी या उपकला ऊतक। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एपिथेलियमी या उपकला ऊतक को। कहते हैं एपिथेलियमी या उपकला ऊतक के भी वापिस अलग अलग भाग है। जैसे इसी को वापिस अलग अलग भागों में बांटे तो पहले ऊतक का पहला होगा सल्की एपिथेलियमी। ठीक है, सेकंड इसका जो पार्ट होगा वो होगा स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, और ये भी ऊतक। इसकी जगह आप उपकला ऊतक भी नाम लिख सकते हो क्योंकि एपिथेलियमी या उपकला एक ही है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है इसका वो होगा घनाकार क्यूबॉइड। और जो लास्ट है यानी एक तो स्तंभाकार हो गया, एक पहला है सल्की। पहले तो सल्की को समझ लेते हैं कि चल्की क्या है। तो ये जो होती है वो बिल्कुल सपाट और चिकनी जो ऊतक की परत होती है उसको कहा जाता है सल्की ऊतक। दूसरा होगा वो होगा स्तंभाकार। स्तंभाकार का मतलब जो पिलर के रूप में जो खड़ी है, जैसे अपन इनकी एक एक करके डिजाइन बताएंगे। फिर तीसरी जो होगी वो होगी घनाकार। घनाकार का मतलब वापिस घन के आकार की होगी। और जो पांचवी है, सॉरी चौथी है, वो वैसे तो सीमित होती है और उसको वर्गाकार भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इनके 4 ऊतकों के प्रकार है। अब जो ऊतक है एपिथेलियमी या उपकला ऊतक, इनके 4 वर्गीकरण तो हो गए, लेकिन इनका मेन कार्य क्या है? तो कहते हैं जो उपकला ऊतक का कार्य है यानी फंक्शन है वो पढ़ते हैं। अब उपकला ऊतक क्या है? एक प्रकार से आप देखें तो ये जो स्किन है, चमड़ी, इसके ऊपर कहते हैं कि जो चमड़ी में या स्किन में, त्वचा में जो ऊतक पाया जाता है वो पाया जाता है उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। अब इसका क्या कार्य है शरीर में? देखो, ये शरीर को क्या करता है? एक निश्चित आकार प्रदान कर रहा है। दूसरा, ये सर्दी, गर्मी, बारिश उससे क्या करता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसके 2 कार्य तो है कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और एक निश्चित आकार या आवरण प्रदान करना। तो 2 कार्य इसके फिक्स है। अब आप ही देखो, अगर स्किन शरीर पे नहीं हो तो अपना शरीर कैसा दिखेगा? जैसे भूतों का कंकाल सा होता है ना, वैसा। तो कहते हैं इसको जो मूर्त रूप दिया है वो किसने दिया है? एपिथेलियमी या उपकला ऊतक ने। तो ये है इसके कार्य। तो पहला तो क्या होगा? बाह्य आवरण से सुरक्षा।
दूसरा जो होगा वो होगा शरीर को निश्चित आकार देना, निश्चित रूप प्रदान करना या आकार देना। ठीक है, ये है एपिथेलियमी या उपकला उत्तक। इसके बाद जो दूसरा उत्तक है, उस दूसरे उत्तक के बारे में पढ़े तो वो होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मोस्ट है। संयोजी उत्तक होता है वो तरल रूप में भी, जेली के रूप में भी और ठोस रूप में, तीनों रूपों में पाया जाता है। और ये जो उत्तक पाया जाता है ये रक्त, प्लाज्मा, जो रक्त का भाग है उसमें, यानी कि रक्त में प्लाज्मा तो आ गया, तो एक तो रक्त में, दूसरा इसके अलावा ये पाया जाएगा, वो पाया जाएगा हड्डियों में, यानी कि रक्त और हड्डी में, रक्त एवं हड्डी का मतलब अस्थि, अस्थि में जो उत्तक होता है उसमें वो उत्तक कौन सा होता है? संयोजी उत्तक। अब रक्त कैसा है? जेली नुमा भी होता है, तरल लिक्विड के रूप में भी होता है, और अस्थि कैसी होती है? ठोस होती है। तो ठोस रूप में भी है और लिक्विड रूप में भी ये पाया जाता है। तो कहते हैं इनके अंदर पाया जाता है ये, जैसे रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से होती है, तो इसका मतलब अस्थि मज्जा, मज्जा कैसा है? जेलीनुमाई है। अब क्या होता है कि ये जो उत्तक है ये कहते हैं कि कहीं कहीं पर इतना ठोस, मतलब ना तो बिल्कुल ठोस है, उपास्थि के रूप में होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कहते हैं हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें अभी तक मजबूत हड्डी का रूप नहीं होता। तब अगर शरीर को एक निश्चित आकार देना, शरीर को मतलब कहते हैं मजबूती प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है? संयोजी उत्तक करता है। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा, ये शरीर में क्या करता है? रक्त परिवहन का काम करता है, मतलब O2 और CO2 का। तो इसका मतलब एक कार्य इसका ये हो गया। दूसरा, ये क्या करता है? शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। जो लिक्विड है इसका जेलीनुमा, वो क्या करता है? एक को दूसरे अंग से जोड़ता है। जैसे हड्डियों के बीच में जॉइंट होते हैं, वहां जॉइंटों में भी क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक ही पाया जाता है। तो ये एक अंग से, या आप ये समझो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, वो करता है संयोजी उत्तक। क्लियर? जो तीसरा है वो है पेशीय उत्तक। शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों में जो उत्तक पाया जाता है वो पाया जाता है पेशीय उत्तक, यानी ये मांसपेशियों में पाया जाता है। नाम से क्लियर है वैसे तो। अब जो ये उत्तक है मांसपेशियों में पाया जाता है, अब इस उत्तक में क्या है कि इस उत्तक का जो मेन कार्य है वो है जो बॉडी है उसको मूवमेंट प्रदान करना, यानी कि ये क्या करता है? शरीर को गति प्रदान करता है। तो जो गति नुमा संरचना होती है, पूरा जो काम होता है गति प्रदान करने का शरीर को, वो कौन करता है? पेशीय उत्तक करता है। तो ये हो गया तीसरा उत्तक, पेशीय उत्तक। इसके अलावा अपने पास एक इंपॉर्टेंट है चौथा, और वो है तंत्रिका उत्तक। ये क्या होता है? तंत्रिकाओं में पाया जाता है, और विशेष करके मस्तिष्क में कहां पाया जाएगा? अब देखो, जो तंत्रिका उत्तक है, अब तंत्रिका क्या करती है? तंत्रिकाओं में पाया जाता है मस्तिष्क में। अब ये क्या करता है कि इसका मुख्य कार्य है शरीर में जो संवेदनाएं होती है उस संवेदनाएं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मस्तिष्क से जो संवेदनाएं होती है उनको अंगों तक ले जाना। मतलब आप साफ साफ समझो, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? अंगों से मस्तिष्क तक संवेदनाओं को पहुंचाना, और वापस मस्तिष्क से जो रिप्लाई होता है, उस मस्तिष्क से वापस जो रिप्लाई होता है वो अंगों तक जाना। वो दोनों काम किसके होते हैं? तंत्रिका है। जैसे आप किसी चीज को स्पर्श करते हो, अचानक से ऐसी चीज मतलब महसूस होता है, वरना अगर तंत्रिकाएं नहीं हो तो कहते हैं शरीर सूना सा हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता। वरना अचानक आप किसी अंग के हाथ लगाओ, अचानक कोई आपके हाथ के हाथ टच करे तो आपको महसूस होता है कि हाँ किसी ने टच किया है। या गर्म कोई चीज होती है और वो आपके हाथ के लग जाए, तुरंत हाथ हटाते हो। मतलब ये है कि जैसे ही वो हाथ लगाया है, तंत्रिका संवेदनशील थी, और संवेदनशील होने के कारण क्या हुआ? उसने तुरंत संवेदनाएं प्राप्त की, और संवेदनाएं कहां तक पहुंची? मस्तिष्क तक। और तब आपको महसूस हुआ कि हाँ यहाँ कोई जलन है, और वापिस मस्तिष्क उसको मैसेज करता है कि भाई हाँ अब जलन है तो इसको हटाने का काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से, शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाना, और वापिस वहां से संवेदनाएं, यानी जो मस्तिष्क रिप्लाई करता है उसको वापिस अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। ये तंत्रिकाओं में पाया जाता है, जिनको न्यूरॉन भी कहते हैं। इस प्रकार जो जंतु उत्तक है उस उत्तक की परिभाषा
कौन सी शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, उसका प्रकार क्या है। 4 प्रकार के ऊतक थे, उसमें भी अलग अलग ऊतक पाए गए हैं, वो क्या है उनको आपको पढ़ना है। अब जो ये पेशीय ऊतक था, इस पेशीय ऊतक के भी 3 पार्ट हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। यानी पेशीय ऊतक है उसको वापस एक बार देख लेते हैं, जिसमें पहला होगा रेखित पेशीय ऊतक, दूसरा होगा अरेखित और तीसरा होगा हृदय, यानी हृदय पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अब देखो जो रेखित पेशी है, उस रेखित पेशी में क्या होता है, अरेखित में क्या होता है और हृदय पेशी में क्या होता है। तब आपके एक ध्यान रखना है कि रेखित पेशी वो है जिसमें ऐच्छिक कार्य होते हैं, यानी कि शरीर में जो अपने आप मतलब अपनी इच्छा से जो शरीर कार्य करेगा, आपकी इच्छा के अनुसार शरीर कार्य कर रहा है, वो सब रेखित पेशी में होंगे। तो फिर देखो अरेखित में अ लगा है, यानी जो रेखित के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके विपरीत है, तो इसका मतलब रेखित का मेन शब्द क्या था, इच्छा के अनुसार, यानी ऐच्छिक कार्य करना। तो अरेखित का हो जाएगा अनैच्छिक कार्य करना। अनैच्छिक का मतलब जिस पर आपकी इच्छा नहीं है फिर भी वो काम हो रहा है, जैसे आंखों की पलकें, ये क्या है, अपने आप मूवमेंट कर रही है, इस पे आपकी इच्छा है नहीं चल रही, आपकी इच्छा है कि नहीं है, ये मूवमेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी पेशी पाई जाएगी, अरेखित पेशी। यानी इसका मतलब पेशी ऊतक कहां पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, और आंख है उसमें, नेत्र में भी ये पाया जाएगा। तो रेखित पेशी वो है जिस पेशी में क्या होता है, ऐच्छिक कार्य संपादित होंगे, यानी जो मांसपेशियां ऐच्छिक होती है वो सब रेखित पेशी का हिस्सा है। अरेखित वो है जो अनैच्छिक होगी। अनैच्छिक का मतलब जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप अपनी क्रियाएं करती है, तो वो होगी अरेखित पेशी। तीसरा है हृदय पेशी, यानी अपने हार्ट में जो उसकी भित्ति होती है, अपने हृदय की भित्ति, उस हृदय की भित्ति के निर्माण में जो पेशियां काम में आती है वो होती है हृदय पेशी। इसका मतलब अपन ने पढ़ा था उपकला ऊतक को 4 भागों में डिवाइड था, अब पेशीय ऊतक भी 3 भागों में डिवाइड है, पहला रेखित में, दूसरा अरेखित में और तीसरा हृदय पेशी में। ये है अपना जंतु ऊतक, उसका क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में वापस उपस्थित होंगे। धन्यवाद।